हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि। उसके हमारे 2 वीडियो हो चुके थे। पहले वीडियो में हमने पढ़ी चरत्व, जशत्व और अनुनासिक, जिसमें चरत्व में पहला, दूसरे, तीसरे, चौथे के बाद में पहला दूसरा है, तो वहाँ पे काम करना था हमें पहला, ये हो गया चरत्व वर्ण। और जशत्व में यही तीसरा चौथा वर्ण है तो उसकी जगह पे कर देना है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे के अनुसार तीसरा कर देना है, ये जशत्व हो जाएगी। और अनुनासिक में यहाँ पे 5वां वर्ण कर देना है, ये अनुनासिक संधि। ये हमने पहले वीडियो में पढ़ा। दूसरे वीडियो में हमने देखा पूर्व सवर्ण, पर सवर्ण, अनुस्वार और अनुस्वार पर सवर्ण। पूर्व सवर्ण में हमने देखा कि ह के स्थान पर चौथा वर्ण आदेश कर रहे थे। पर सवर्ण में हमने देखा त वर्ग के बाद में ल हो तो त वर्ग के स्थान पर यहाँ पे ल हो जाएगा। अनुस्वार में हमने देखा कि कहाँ पे हमें अनुस्वार लगानी है और कहाँ पे हमें अनुस्वार नहीं लगानी। और अनुस्वार परसवर्ण में हमने देखा कि अनुस्वार के बाद में यदि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो तो अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण आदेश हो जाएगा। ये अनुस्वार परसवर्ण में देखा। एक विशेष बात ये है कि हमने इस नियम में कहीं भी ये नहीं देखा कि अनुस्वार के बाद में स्वर आए तो क्या करना है। तो ये ध्यान रखना है कि यदि अनुस्वार के बाद में, मतलब न या म के बाद में स्वर आए, न या म के बाद में स्वर आए तो हमें अनुस्वार नहीं करनी। हमें यहाँ पे अनुस्वार नहीं करनी, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। जिसकी हमने राम शब्द में इसमें विभक्ति देखते हैं, रामान। अगर हम जिसे देखें रामान, इसके बाद में अस्ति आ जाए तो यहाँ पे अवर्ण आ रहा है, तो इसलिए रामान का ये रामान ऐसे नहीं करना, ये नहीं रहेगा। अब हम आज देखते हैं आगे इष्टुत्व और इष्टुत्व संधि। ये दोनों संधियाँ लगभग समान ही हैं, तो इसलिए हमें इन्हें साथ में भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है। तो इष्टुत्व संधि सबसे पहले देखेंगे। इष्टुत्व संधि, तो इष्टुत्व संधि के अनुसार यदि स और त वर्ग के बाद में, स और त वर्ग के बाद में बाद या पहले ये वाला श, तालव्य श और च वर्ग आ जाए, चाहे तो ये पहले आ जाए चाहे ये बाद में आ जाए, कहीं भी आ जाए, तो ये स और त वर्ग के स्थान पर श और च आदेश हो जाता है, इसलिए इसको इष्टुत्व संधि कहते हैं। तो इसमें हमें काम क्या करना है, स या त के बाद में, त वर्ग के बाद में ये वाला श और च वर्ग आए तो इनके स्थान पर ये श और च आदेश हो जाएगा। सेम टू सेम इष्टुत्व संधि में करना है। स या त वर्ग के बाद में या पहले, इस स या त वर्ग के पहले या बाद में ये वाला श, मूर्धन्य श और ट वर्ग आए तो यहाँ पे स और त के स्थान पर ये श और ये ट ये आदेश हो जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं इष्टुत्व संधि। देखते हैं, जैसे इस इष्टुत्व संधि में तो इस स के पहले या बाद में ये श आ गया, ये कोई सा भी वर्ण आ गया तो इस स के स्थान पर ये श हो जाएगा, त के स्थान पर च, थ के स्थान पर छ, द के स्थान पर ज, ध के स्थान पर झ और न के स्थान पर ये क्रमशः आदेश होंगे। चाहे स के बाद में ये आए या झ आए, मान लीजिए स के बाद में ज आ रहा है तो भी स के स्थान पर हमें श करना है, ये बात ध्यान रखने की। इसके हम उदाहरण देखते हैं। और एक विशेष बात यह है कि इष्टुत्व करने से पहले यहाँ पे चरत्व, जशत्व और अनुनासिक जो भी इसमें हो रहा है वो भी इसको करना है क्रमशः। जैसे कि उदाहरण है उद प्लस चारणम। उद प्लस चारणम में देखेंगे तो तथ द तीसरा वर्ण है, तीसरे वर्ण के बाद में पहला वर्ण आ रहा है तो इसलिए तीसरे के स्थान पर हम पहला वर्ण कर देंगे चरत्व संधि के अनुसार। तो ये बन गया द की जगह त। उत प्लस चारणम, सबसे पहले हो गई चरत्व संधि, तीसरे की जगह पहला। फिर ये बन जाएगा त के बाद में च वर्ग आ रहा है। हमने कहा था स या त वर्ग के बाद में श या च वर्ग आए तो इस त के स्थान पर
च वर्ग का आदेश हो जाएगा, तो तय के बाद में च ही आता है, तय के समांतर च आएगा, इसलिए तय की जगह च आदेश हो जाएगा। इस प्रकार से ये बन जाएगा उत प्लस चारणम, तो ये बन गया उच्चारणम। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखेंगे, सत जन। ज तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण आ रहा है, त पहला है, तो पहले के स्थान पर तीसरा आदेश हो जाएगा, पहले के स्थान पर तीसरा कर देंगे सबसे पहले तो जशत्व संधि, तो सत की जगह हो गया सद, सद प्लस जन, सबसे पहले तो हो गई जशत्व संधि, पहले के स्थान पर तीसरा। फिर द के बाद में ज, यानी कि त वर्ग के बाद में च वर्ग आ रहा है, तो ये द के स्थान पर च वर्ग आदेश हो जाएगा, तो द के समांतर होता है ज, तो ये बन गया सज्जन। इसी प्रकार से अब देखेंगे जगत प्लस छाया, तो जगत प्लस छाया में हम देखेंगे पहले को काट करके अगर छाया के अनुसार करेंगे तो पहला ही आएगा यहाँ पे चतुर्थ संधि के अनुसार, तो ये जगत छाया ही रहेगा। फिर उसके बाद में त वर्ग के बाद में च वर्ग आ रहा है, तो त के समांतर होता है इसमें च, तो त की जगह च आदेश हो जाएगा, इसलिए बन जाएगा जगत छाया। इसी प्रकार से सत प्लस चित्त में देखेंगे तो त पहला वर्ण है और च भी पहला है, पहले को काट के पहला चतुर्थ संधि सत प्लस चित्त में, फिर त वर्ग के बाद में च वर्ग आ रहा है, तो हम इस चतुर्थ संधि के अनुसार यहाँ पे बन जाएगा सच्चित। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखते हैं, याच प्लस ना, तो च के बाद में न आ रहा है, च के बाद में न आ रहा है, इसको इस प्रकार से देखेंगे कि न के पहले च आ रहा है। हमने नियम में ये पढ़ा था स और त वर्ग के पहले या बाद में, पहले या बाद में, यानी कि न के पहले आ रहा है, तो न तो क्या हो गया त वर्ग, ये तो हो गया त वर्ग, और च हो गया च वर्ग, तो न के पहले च वर्ग आ रहा है, तो यहाँ पे भी वही इस चतुर्थ संधि करेंगे, तो न के स्थान पर च वर्ग का न के समांतर होता है च वर्ग का ये, तो न की जगह ये आदेश हो जाएगा, तो इसलिए बन जाएगा याच्या। इसी प्रकार से यज प्लस न, तो न के स्थान पर ये आदेश हो जाएगा, यहाँ पे यह है, न के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा, तो ये ज प्लस ये मिलकर के बनता है ज्ञ, तो यहाँ पे यज्ञ बन जाएगा। इसलिए आगे देखते हैं, ऐसे ही उदाहरण इस चतुर्थ के सत प्लस चरितम, तो ये बन गया सच्चरितम, सत प्लस चित तय की जगह हो जाएगा सच्चित, जगत प्लस चिंतनम तय की जगह हो गया च, तो जगत चिंतनम, तय की जगह च, यहाँ पे तय की जगह च हो जाएगा, इसलिए जगत छाया, जगत छाया। इसी प्रकार से तय के बाद में तीसरा वर्ण है, तो सबसे पहले तो इसमें हो गया जशत्व संधि, तय के स्थान पर तीसरा वर्ण, तो यानी कि सद, और सद के बाद में फिर जन है, तो सद प्लस जन है, तो द की जगह द के समांतर हो गया ज, तो ये बन गया सज्जन है। ऐसे ही यावेत जीवेत, यहाँ पे भी तय के बाद तीसरा वर्ण है, तो तय के स्थान पर पहले की जगह तीसरा, तो यावत जीवेत, और द की जगह फिर हो जाएगा यावत जीवेत। ऐसे यहाँ पे भी तीसरा रहेगा जशत्व काम करेगा, और यहाँ पे भी तीसरा होगा जशत्व काम करेगा। इस प्रकार से हमें पहले चत्व जशत्व और अनुनासिक ये करना पड़ता है। अब हम चलते हैं, इसी प्रकार की संधि है ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि में वही स या त वर्ग के पहले या बाद में श या ट हो, श या ट हो, तो यहाँ पे स और त वर्ग की जगह श और ट ष्टु आदेश हो जाएगा, इसलिए इसे ष्टुत्व संधि कहते हैं। और ये श और ट मूर्धन्य होते हैं, इसलिए इसे मूर्धन्य संधि भी कहते हैं। और पहले वाली संधि में श और च वर्ग तालव्य होते, इसलिए उसको तालव्य संधि कहते थे। अब इसके उदाहरण देखेंगे हम, तद प्लस टीका, तो तद प्लस टीका में बाद में पहला वर्ण है, तो इसलिए इसके स्थान पर तीसरे के स्थान पर पहला, तो ये हो गया तथ प्लस टीका। सबसे पहले तो ये हुआ चर्त्व संधि, उसके चर्त्व के बाद में हम देखेंगे इसमें ष्टुत्व,
तो यहाँ पे त वर्ग के बाद में ट वर्ग आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे त की जगह ट हो जाएगा, तो ये बन गया तट्टिका। इसी प्रकार से हम देखेंगे उद प्लस डयनम, तो उद प्लस डयनम में तीसरे की जगह, यहाँ पे बाद में तीसरा है तो तीसरे की जगह तीसरा ही होगा, जश्तु संधि करेंगे तो ये उद डयनम ही रहेगा। उसके बाद में इष्टुत्व संधि जब करेंगे तो द के समांतर होता है इसमें ड, तो द की जगह ड, उड्डयनम। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखेंगे, जैसे पुष प्लस ती, तो त के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा ट, तो पुष्टि, क्योंकि ये त के पहले, त वर्ग के पहले श आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे त चेंज होगा, क्योंकि हमने देखा था कि पहले और बाद में दोनों तरफ आ सकता है, इष्टुत्व और इष्टुत्व में। यहाँ पे भी आकृष प्लस त, तो त के पहले श आ रहा है, मूर्धन्य श आ रहा है, इसलिए त के स्थान पर त का समांतर वर्ण है ट, तो ये ट हो जाएगा, तो बन गया आकृष्ट। ऐसे न का समांतर वर्ण यहाँ पे विष्णु, न के पहले श आ रहा है, तो न का समांतर वर्ण होता है ट वर्ग में ण, इसलिए बन गया विष्णु। इसी प्रकार से अब देखेंगे प्रति प्लस स्थानम, ये एक विशेष उदाहरण है, इसका एक चीज़ और काम कर रही है, इसे इष्टुत्व संधि में नहीं माना जा सकता, पर फिर भी एक प्रक्रिया होने के बाद में इष्टुत्व संधि ही काम करेगी। जैसे प्रति प्लस स्थानम, अब हमने पहले पढ़ा था शत्व प्रक्रिया में, शत्व प्रक्रिया में हमने पढ़ा था सूत्र इणको, इणको सूत्र के अनुसार जब इणको के बाद में स आए तो इस स के स्थान पर ये वाला श आदेश हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे ई के बाद में स आ रहा है, तो इस स की जगह पे ये श आदेश हो जाएगा, तो ये बन गया प्रतिष्ठानम। अब यहाँ पे थ के बाद में ये वाला श है, थ के पहले ये वाला श है, तो थ के पहले ये श है, तो वही यहाँ पे काम कर जाएगी इष्टुत्व संधि, तो थ का समांतर वर्ण है ठ, इसलिए यहाँ पे थ के स्थान पर ठ आदेश हो जाएगा, तो ये प्रतिष्ठानम। यही प्रक्रिया युधि प्लस स्थिर में होगी, तो इसमें भी देखेंगे तो स के स्थान पर श हो जाएगा शत्व प्रक्रिया से, तो ये बन जाएगी युधिष्ठिर। फिर थ के पहले अब श आ रहा है, तो थ के पहले श आने पर यहाँ पर इष्टुत्व संधि काम करेगी, तो थ के स्थान पर थ के समांतर वर्ण ठ, तो ये बन जाएगी युधिष्ठिर। तो ये होती है हमारी इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि के कुछ उदाहरण है, जैसे तद प्लस टीका हमने देखा, तट्टिका, तद प्लस टंकणम, तट्टंकनम, उद्डीन, तो द की जगह यहाँ पे फिर तीसरा वर्ण है तो तीसरा ही रहेगा, फिर द का समांतर वर्ण ड हो जाएगा, तो उड्डीन, उड्डयनम। इस प्रकार से ये इष्टुत्व संधि के उदाहरण है। अब हम देखते हैं अगली संधि, तुगागम संधि। तुगागम संधि को नाम से पता चल रहा है तुक आगम, यानी कि ह्रस्व स्वर और आ उपसर्ग के बाद में छ वर्ण हो तो वहाँ पे नित्य रूप से तुक का आगम हो जाता है। तुक के आगम में ये त वर्ण है, इसका आगम होगा, बाकी तो यहाँ पे इत्संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद में यथा प्राप्त इष्टुत्व का कार्य भी होगा। इष्टुत्व का कार्य होगा तो इष्टुत्व में त की जगह त का समांतर वर्ण हो जाता है, तो त का समांतर वर्ण होगा च, तो इष्टुत्व हो गया च, च का आदेश हो जाता है। तो कुल मिलाकर के यदि ह्रस्व स्वर और आ उपसर्ग हो तो त का आगम हो जाएगा, और त का फिर त की जगह च हो जाएगा इष्टुत्व संधि से। कब होगा? जब ये ह्रस्व स्वर और आ के बाद में छ वर्ण हो, इसलिए इसका सूत्र भी होगा छः च। छः च के अनुसार क्या हो गया कि जब छ वर्ण हो, इस सूत्र से हम इसको याद रख सकते हैं कि छ वर्ण हो तो उसके पहले ह्रस्व या आ आने पर छ की यहाँ पे क्या हो जाएगा च। देखते हैं उदाहरण कि अनुच्छेद। अब ह्रस्व स्वर है उ, ई, ये ह्रस्व स्वर हो गए और साथ में आ उपसर्ग, ये सब आए तो यहाँ पे क्या आदेश, क्या
आगम हो जाएगा यहाँ पे त का। आगम मतलब होता है कि ये त किसी के स्थान पर नहीं आकर के बस ये बीच में आ जाएगा, ये अचानक से आ जाता है। मतलब आगम मतलब ये किसी के रिप्लेस या प्रतिस्थापित नहीं करेगा, ये खुद ही आ जाएगा बीच में। जैसे अनु और छेद, तो ये अनु और छेद के बीच में ये त अपने आप आ गया, ये आगम हो गया। और फिर त की जगह इश्चुत्व संधि से त की जगह यहाँ च हो जाएगा, तो ये बन गया अनुच्छेद। तो कुल मिलाकर के तुगागम संधि में हमें ये याद रखना है कि जब बाद में छ हो तो यहाँ पे एक च और जोड़ देना है। ये एक हम शॉर्ट रूप में इसको ध्यान रख सकते हैं, जब बाद में छ हो, जैसे कि अनुच्छेद में बाद में छ आ रहा है तो यहाँ पे च और जुड़ गया अनुच्छेद। जैसे वी प्लस छेद में छ आ रहा है तो छ के पहले च और जुड़ जाएगा विच्छेद। स्व प्लस छ में छ आ गया तो यहाँ पे च और जुड़ जाएगा स्वच्छय। ये इसको हम शॉर्ट रूप में याद रख सकते हैं कि जब छ आ जाए तो छ के पहले हमें च लगा देना है। कब? जबकि पहले ह्रस्व स्वर हो, जैसे कि छोटा ऊ, छोटी ई, अ और आ उपसर्ग हो, जैसे कि ये आ उपसर्ग आ छादनम। संधि के अनुसार करें तो यहाँ पे पहले त का आगम हो गया, फिर इश्चुत्व संधि करके त की जगह च हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे बन गया आच्छादनम। और डायरेक्ट ध्यान रखें तो छ आ जाए तो छ के पहले च लगा देना है, तो ये बन जाएगा आच्छादनम। ये हो गई हमारी तुगागम संधि। अब इसमें एक कुछ विशेष बात है कि यदि पद का अंत हो और अंत में दीर्घ स्वर आए तो वहाँ पर भी छ होने पर तुक का आगम होता है, लेकिन ये तुक का आगम विकल्प से होगा, एक बार होगा एक बार नहीं होगा, यानी कि दोनों रूप बनेंगे। जैसे लक्ष्मी छाया, छ है बाद में और पहले दीर्घ ई, दीर्घ स्वर आ रहा है ई, तो इसमें एक बार तो तुक का आगम होकर के तय की जगह च बन के लक्ष्मी छाया, और एक बार तुक का आगम नहीं होकर के सिर्फ लक्ष्मी छाया, क्योंकि ये पदांत है, यानी कि ये भी सार्थक शब्द है और ये भी सार्थक शब्द है, तो ये दोनों रूप बनेंगे, लक्ष्मी छाया और लक्ष्मी छाया। ये बन गई हमारी तुगागम संधि। तो इसको हम सिर्फ सूत्र से याद रखेंगे, छ आने पर उससे पहले च लगा देना है, ये इसका सूत्र है छ। अगली संधि है छत्व संधि। छत्व संधि देखा जाए तो एक व्यंजन संधि की अंतिम संधि मान सकते हैं हम इसको, कि पद के अंत में पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आए तो और इसके बाद में श स्थित हो तो श के स्थान पर छ आदेश हो जाएगा, यदि श के बाद में अम वर्ण हो, यानी कि सबसे पहले तो पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण और उसके बाद में श हो, और श के बाद में अम वर्ण हम प्रत्याहार से देखेंगे, अ ई उ रील री ए ओ आई ओ ह य व र ल अ ओ य म गण न म। इसमें ये सातों प्रत्याहार आ गए, तो सातों प्रत्याहार के अनुसार अम वर्ण में हो गया स्वर, और ह य व र ल और पंचम वर्ण ये सभी आ गए अम वर्ण में, अम प्रत्याहार में आ गए ये। तो इस प्रकार से पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण प्लस श, उसके बाद में अम वर्ण हो, तो यहाँ पे श के स्थान पर छ आदेश हो जाएगा। अब यहाँ पे छ आदेश हुआ इसलिए इसका नाम है छत्व संधि। तो सीधे सीधे ध्यान रखना है कि छत्व संधि में श की जगह छ आदेश हो जाएगा। जैसे देखते हैं तद शिव। अब इसमें जैसा कि हम और भी करते आ रहे हैं, इस संधि में भी चत्व जशत्व अनुनासिक जो भी कार्य होगा वो होगा, और इष्टुत्व इष्टुत्व इनका भी कार्य होगा वो इससे पहले हो जाएगा। तो तद प्लस शिव में द तीसरा वर्ण है तो उसके बाद में स आ रहा है, तो तीसरे वर्ण के स्थान पर पहला वर्ण। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई चत्व का काम, तो ये बन गया तत् प्लस शिव, ये चत्व हो गई। फिर त के बाद में स आ रहा है तो चत्व के अनुसार इस चत्व के अनुसार हम इसको त का समांतर वर्ण च कर देंगे, तो ये बन गया तच शिव। तो एक तो हमारे पास में इश्चुत्व करके ये बन गया तच शिव, इश्चुत्व और चत्व दोनों का काम हो गया, ये बन गया तच शिव। उसके बाद में छत्व संधि का कार्य करना है, तो छत्व संधि में हमने क्या देखा कि श के बाद में अम वर्ण हो, तो यहाँ पे छ हो जाएगा श की जगह, तो श के बाद में अम वर्ण,
तो श के बाद में ये अम वर्ण में आ रहा है, श के बाद में स्वर आ रहा है ई, अम में स्वर था तो श की जगह यहाँ पे हो जाएगा छ, तो ये बन जाएगा तच्छिव। तो इस प्रकार से इसमें दोनों रूप बन जाएंगे, तच्छिव और तच्छिव, ये दोनों रूप बनेंगे। यहाँ पे छ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे श होएगा श, इसलिए तच्छिव और तच्छिव दोनों रूप बनेंगे। एक उदाहरण और देखते हैं, फिर आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे कि भूभृत श्लाघा, भूभृत श्लाघा, तो इसमें सबसे पहले चत्व का काम करेंगे। तो त के स्थान पर त के बाद में श है, तो पहले की काट के पहला ही होगा, तो ये तो भूभृत श्लाघा ही रहेगा। फिर उसके बाद में इश्चत्व का काम करेंगे, तो त के समांतर च वर्ण है, तो त की जगह च हो जाएगा, तो ये बन गया भूभृत श्लाघा। पहला रूप तो ये बन गया भूभृत श्लाघा, ये जो नीचे दे रखा है दूसरे नंबर पे ये भूभृत श्लाघा। फिर श के बाद में अम वर्ण आ रहा है, श के बाद में ये अम वर्ण में है ल, तो यहाँ पे श की जगह पे छ कर देंगे, तो इससे बन जाएगा भूभृत श्लाघा, छ हो जाएगा यहाँ पे भूभृत श्लाघा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। उद प्लस श्रृंखला, भी श्रृंखला में भी यहाँ पे श से बनता है, और द जो कि द के बाद में श आ रहा है, तो चतुर्थ संधि के अनुसार इसकी जगह पहला वर्ण हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा उत प्लस श्रृंखला। सबसे पहले चत्व खत्म, चत्व के बाद में हम देखेंगे इश्चुत्व, इश्चुत्व में फिर त की जगह कर देंगे च, तो ये बन गया उच्च श्रृंखला। पहला रूप तो ये बन गया चत्व और इश्चुत्व करके उच्च श्रृंखला। और फिर जो कि छत्व संधि में होता है, इस श की जगह छ करना है, तो यहाँ पे श के बाद में अम वर्ण आ रहा है, श के बाद में श्रृंखला में स्वर आ रहा है श री, श के बाद री आ रहा है, तो इसलिए इस श की जगह छ कर देंगे, तो ये बन जाएगा उच्च श्रृंखला। दोनों रूप बन गए, उच्च श्रृंखला जो कि दूसरे नंबर पे दे रखा है, और उच्च श्रृंखला जो कि छत्व संधि है। इस प्रकार से दोनों रूप बनेंगे। तो अब हम इसकी जो चारों संधियाँ हमने आज पढ़ी है, इनके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले तो तुगागम संधि, तुक का आगम होगा और तुक के आगम के बाद में त की जगह च हो जाएगा। इसको पहले हम शॉर्ट रूप में देख लेते हैं आगे, फिर आपको ये संधियाँ सारी समझ में आ जाएगी। जैसा कि इश्चुत्व और इष्टुत्व संधि थी, इसमें तो कोई परेशानी होगी नहीं। स और त वर्ग के पहले या बाद में यदि श और च वर्ग आए पहले या बाद में, तो इसके स्थान पर ये हो जाएगा, और ये वाला श और ट वर्ग आए तो ये स और त वर्ग के स्थान पर ये हो जाएगा। ये तो सीधे सीधे इश्चुत्व और इष्टुत्व संधि हो गई। ये बाद में भी आ सकते हैं और पहले भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं तुगागम संधि। तुगागम संधि में आगम तो त का होगा, लेकिन त बाद में च बन जाता है, इसलिए इसको चागम संधि भी बोल देते हैं। च का आगम हो जाएगा अंत में, अंतिम रूप से, और ये च कहाँ पे लगेगा, छ के पहले। छ को देखते हैं, छ के जस्ट पहले च लग जाएगा, तो इसलिए इसको छ च, इसका सूत्र भी है, तो सूत्र से भी हमें इसे ध्यान रह जाएगा कि तुगागम में छ च, छ के पहले च। जैसे अनुच्छेद, तो इसके पहले च आ जाएगा, तो अनुच्छेद। ऐसे वी प्लस छेद, तो वी छ के पहले च आ जाएगा, विच्छेद। तो ये बन गई तुगागम संधि। और फिर हमने अंतिम देखी छत्व संधि। छत्व संधि में क्या कि पदांत में पहला दूसरा तीसरा चौथे के बाद में श हो और श के बाद में अम वर्ण हो, तो यहाँ पे विकल्प से छत्व का कार्य होगा। उसके पहले चत्व और इश्चुत्व, तो इश्चुत्व तो जैसी हो रही थी वो तो होएगी, उसके बाद में फिर छत्व का कार्य होगा। कब होगा, जबकि बाद में अम वर्ण हो। यानी कि हम सिर्फ ये देखें तो यहाँ तक हमें इश्चुत्व का कार्य मिल जाएगा, और उसके बाद में अम वर्ण भी आ जाए तो यहाँ पे छत्व भी इसमें जुड़ जाएगी। ये दोनों रूप बनेंगे। जैसे कि उदाहरण में था तद शिव
तो चत्व करके तत्शिव, इष्टत्व करके तत्शिव, सबसे पहला रूप तो यही मिल गया तत्शिव। और फिर छत्व संधि करके श की जगह हो गया छ, तो ये तत्शिव। ऐसे उदाहरण है भूभृत श्लाघा में, भूभृत श्लाघा चत्व में पहले के स्थान पर पहला दे ही रखा है, और इष्टत्व करेंगे तो त की जगह यहाँ पे हो जाएगा च, तो ये हो गया भूभृत श्लाघा। एक तो रूप बन गया भूभृत श्लाघा, और एक च की जगह बन जाएगा छ, तो ये हो जाएगा भूभृत श्लाघा। ये दोनों रूप बन जाएंगे। ये विकल्प से होता है, यानी कि विकल्प में ये आ जाए तो भी सही है और ये आ जाए तो भी सही है। इस प्रकार से हमारी व्यंजन संधि संपूर्ण होती है। ये मान सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह सकता है या आपको जटिल लग सकती है, पर आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको ये संधि बिल्कुल समझ में आ जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में विसर्ग संधि के साथ में।